In this video, we are talking about evolutionary mechanism. उससे पहले हमने एवोल्यूशन के एविडेंसेस को भी डिस्कस कर लिया था, तो उसके अलावा हमने हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम को डिस्कस किया है। हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम में हमने कुछ अजम्पशंस को स्टडी किया था। अब जब हमने उन अजम्पशंस को स्टडी किया है तो एवोल्यूशन का जो है वो मैकेनिज़्म किस तरह होता है कि एवोल्यूशन में हमने हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम को भी डिस्कस कर लिया कि उसका एवोल्यूशन में क्या रोल है। तो जब हम एवोल्यूशनरी मैकेनिज़्म की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम जो है वो इस पे मैट नहीं करता। हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम का यहाँ पर रोल नहीं होगा, क्योंकि वो जब हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम की हमने बात की थी तो वहाँ पर हमने स्टडी किया था कि एवोल्यूशन जो है नहीं हो रही थी, वो इसलिए क्योंकि उसमें एलेलिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट थी। लेकिन अब एवोल्यूशनरी मैकेनिज़्म ही हम देखेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले जो मैकेनिज़्म है जेनेटिक ड्रिफ्ट जिसकी बात करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि एवोल्यूशन जो है वो होगी। तो अब एवोल्यूशनरी मैकेनिज़्म की हम बात करें तो एवोल्यूशनरी मैकेनिज़्म में हम क्या देखते हैं कि दे रिप्रोड्यूस मोर इफेक्टिवली देन others in the population. It causes change in gene frequencies. Some factors do not follow Hardy-Weinberg assumptions. अब एवोल्यूशनरी मैकेनिज़्म में हम कहते हैं कि एवोल्यूशन जो है एक क्रिएटिव वर्क फोर्स नहीं है, ठीक है। एवोल्यूशन जो है बहुत सारे पॉपुलेशन की हेल्प करती है, इंडिविजुअल की हेल्प करती है, किस में कि वो सर्वाइव कर सकें, ठीक है। दे रिप्रोड्यूस मोर इफेक्टिवली देन अदर इन द पॉपुलेशन। तो जो एवोल्यूशन में हम जब एवोल्यूशनरी मैकेनिज़्म की बात करते हैं तो ये बहुत इफेक्टिवली प्रोड्यूस करती है बाकी पॉपुलेशन की निस्बत। उसके अलावा जो है ये जीन फ्रीक्वेंसीज़ में चेंजेस भी काज करती है कि वो इसलिए क्योंकि अगर जीन फ्रीक्वेंसीज़ में चेंज होगा तो एवोल्यूशनरी मैकेनिज़्म होगा, अगर जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं है, वो कांस्टेंट है, तो एवोल्यूशनरी मैकेनिज़्म नहीं होगा। तो कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसमें हार्डी-वेनबर्ग अजम्पशन जो है वो फॉलो नहीं करती, ठीक है। तो हम कहते हैं कि देयर फॉर जीन फ्रीक्वेंसी आर चेंज फ्रॉम जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, इट काज एवोल्यूशन। तो जब वो जीन फ्रीक्वेंसीज़ में तब्दीली आई है तो वो जनरेशन टू जनरेशन चेंज होती जाती है, जिसकी वजह से एवोल्यूशन काज होती है। हमारा सबसे पहला मैकेनिज़्म है पॉपुलेशन साइज जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड न्यूट्रल सिलेक्शन, ये ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन जिसको हम बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि द चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसीज बाय चांस इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब व्हाट इज़ द जेनेटिक ड्रिफ्ट? जेनेटिक ड्रिफ्ट हम कहते हैं कि सडन चेंज आ जाना, ठीक है। जो जीन फ्रीक्वेंसीज है उसमें चेंज आ जाना बाय चांस, अचानक से उसमें कोई चेंज आ जाना उसकी जीन फ्रीक्वेंसीज में, उसे जेनेटिक ड्रिफ्ट कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो चांसेस हैं, ये जो चेंज हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पॉपुलेशन में कि उसकी जीन्स को कैसे मेंटेन रखना है। तो समटाइम्स ये जो चांसेस हैं ये सिग्निफिकेंट भी होते हैं, समटाइम्स ये सिग्निफिकेंट नहीं भी होते। तो चांसेस जो हैं ये स्मॉलर पॉपुलेशन में सिग्निफिकेंट होते हैं। जब हमने हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम की बात की थी उसमें हमने कहा कि लार्ज पॉपुलेशन होनी चाहिए। अब यहाँ पर जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करें तो इसमें बात करें स्मॉलर पॉपुलेशन की, ठीक है। तो ये जो स्मॉल पॉपुलेशन में क्या होगा कि चांसेस ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से वो प्रमोट करेंगे रिप्रोडक्शन को, ठीक है। यहाँ पे सम पॉपुलेशन डू नॉट सर्वाइव बट कम इन द गेमीट्स बट चांस इन्वॉल्व इन फर्टिलाइजेशन। कुछ ऐसी ट्रेड्स हैं पॉपुलेशन की कि वो सर्वाइव नहीं करती, लेकिन कुछ ऐसी हैं कि जो फर्टिलाइजेशन में अपना रोल प्ले करती हैं। तो यहाँ पर इन्फ्लुएंस होती है इवेंट्स की वजह से, सडन कुछ तब्दीली आ जाती है तो जीन्स में भी जो है वो इन्फ्लुएंस होता है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन में भी डाइवर्सिटी आती जाती है। क्योंकि एवोल्यूशन में हम देखते हैं कि एक सिंगल पॉपुलेशन से बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन हुई, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हमें देखने को मिली। तो ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है? ये जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से हो रहा है। The gene frequencies are changing independently of natural selection, therefore genetic drift is called neutral selection. अब हम कहते हैं कि जो जीन फ्रीक्वेंसीज हैं ये किसकी वजह से चेंज हो रही है? नेचुरल सिलेक्शन की वजह से। क्योंकि जब एवोल्यूशन की बात करते हैं तो एवोल्यूशन में हम देखते हैं कि वो एवोल्यूशन किसकी वजह से हो रही है? वो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हो रही है। तो इस प्रोसेस को हम न्यूट्रल सिलेक्शन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करें कि उसका प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप एक कॉइन है, एक सिक्का है, उसको आप उछालते हैं। अब उसके दो इक्वल चांसेस होते हैं, एक हेड होती है उसकी और एक टेल होती है, और 50-50 रेशो होती है कि अगर उसका टॉस करेंगे तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, और आप उसको तकरीबन आप उसको 10 दफ़ा करेंगे तो रेशो में भी 7 टाइम्स उसका हेड आए या 3 टाइम्स उसकी टेल आए। तो बिल्कुल जेनेटिक का प्रोसेस इसी तरह है।
Similarly, there are two equally adaptive alleles. One of these two alleles incorporated into gamete by chance. अब दो हमारे पास adaptive alleles हैं, अब वो दोनों alleles हम कह रहे हैं वो जो है by chance incorporate करेंगी अपनी जो जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन है उसमें वो ट्रांसफ़र हो जाएंगी. तो इन दोनों alleles के पास इक्वल चांस होता है कि दोनों में से कोई भी जो है वो आगे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सकती है. ठीक है, तो दोनों को इक्वल चांस है कि वो नेक्स्ट जनरेशन में कोई भी हो सकती है. बट मेयोसिस काजेज अनयूजुअल प्रोपोर्शन ऑफ एलील्स इन गैमेट्स इन स्मॉल पॉपुलेशन लाइक टॉस अ कॉइन. तो जो मेयोसिस है ये अनयूजुअल प्रोपोर्शन जो है ये काज करता है स्मॉल पॉपुलेशन में. ठीक है, तो दोनों एलील्स की बात करें तो दोनों में इक्वल फिटनेस होती है, तो जिसकी वजह से जो है चांस जो है इंक्रीज़ भी हो सकता है, डिक्रीज़ भी हो सकता है. ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ भी हो सकती है और डिक्रीज़ भी हो सकती है. यहाँ पर इंटरब्रीडिंग भी होती है स्मॉल पॉपुलेशन में. तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है और इंटरब्रीडिंग जो है ये क्या करती हैं, ये जेनेटिक वेरिएशन को पॉपुलेशन में कम कर देती हैं, रिड्यूस कर देती हैं. सम टाइम ऐसा होता है कि आप सपोज करें जो म्यूटेशन है एक पॉपुलेशन है उसमें म्यूटेशन इंट्रोड्यूस हो जाती है, एक न्यू एलील आ जाती है उसमें. ठीक है, तो वो जो न्यू एलील आएगी वो उस एग्जिस्टिंग एलील से जो वहाँ पर एलील पहले से मौजूद थी इस पॉपुलेशन की उससे लेस अडेप्टिव हो सकती है, मोर अडेप्टिव हो सकती है, यानी कि उससे वो चेंज हो सकती है. जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है ये क्या करती है, ये उसकी हेल्प करती है कि वो उस पॉपुलेशन में जो न्यू एलील है वो उस पॉपुलेशन में रह सके, एक्स्टेब्लिश हो सके. ठीक है, या फिर न्यू एलील जो है वो जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से वो ख़त्म भी हो सकती है, या वो वहाँ पे एग्जिस्ट कर सकेगी या वो लॉस्ट कर सकेगी. तो इसलिए हार्डी-वनबर्ग थ्योरम जो है वो यहाँ पर लागू नहीं होता. डज नॉट अकर ड्यू टू जेनेटिक ड्रिफ्ट इन स्मॉल पॉपुलेशन. हार्डी-वनबर्ग थ्योरम जो है वो लार्ज पॉपुलेशन में ही अकर होता है, हार्डी-वनबर्ग थ्योरम जो है वो स्मॉल पॉपुलेशन में अकर नहीं होता. अब दो स्पेशल केसेस हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट की. जब बात करते हैं तो जेनेटिक ड्रिफ्ट में दो स्पेशल केसेस होते हैं. जैसे सबसे पहले फाउंडर इफेक्ट की बात करते हैं. यहाँ पर ये जो आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट की नज़र आ रही है पिक्चर, यहाँ पर ये पेरेंटल गैमीट्स के बारे में बात की हुई है और उसके अलावा न्यू एलील्स की बात की हुई है, उसके अलावा एग्जिस्टिंग एलील्स की बात की हुई कि पहले ये थी और जो एग्जिस्टिंग एलील न्यूट्रल म्यूटेशन जो है, यहाँ पर पेरेंटल गैमेट्स हैं, यहाँ पर जो है चांसेस सिलेक्शन ऑफ ए गैमेट्स. तो ये सारा एक प्रोसेस है, ये आप लोग जस्ट एक दफ़ा देख लें. ठीक है, ये जो है ये आप लोग याद ना करें इसको, आप जस्ट इसका जो कंसेप्ट है उसको आप अच्छी तरह समझ लें कि जेनेटिक ड्रिफ्ट किस तरह होती है. अब फाउंडर इफेक्ट की अगर हम बात करें तो फाउंडर इफेक्ट हम किसको कहते हैं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट इन अ न्यू कॉलोनी इज़ कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट. अब यहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट इन अ न्यू कॉलोनी इज़ कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट. अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमने जेनेटिक ड्रिफ्ट में एग्जांपल पढ़ी है ना, आप बिल्कुल इसी तरह एग्जांपल वहाँ उसकी भी जेनेटिक ड्रिफ्ट की याद करेंगे, फाउंडर की भी एग्जांपल याद करेंगे. ठीक है, उसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा इफेक्ट है, ठीक है, उसकी भी आप एग्जांपल याद रख लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा ये. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये अभी मैं बाद में बताती हूँ आपको, पहले हम ये पढ़ लेते हैं. अब फाउंडर इफेक्ट में क्या है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है इन अ न्यू कॉलोनी इज़ कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट. अब यहाँ पे फाउंडर इफेक्ट में क्या होता है कि एक हमारे पास पॉपुलेशन, एक कॉलोनी है, वहाँ से कुछ जो है इंडिविजुअल्स वो बाहर निकल जाते हैं और एक अपनी कॉलोनी बना लेते हैं. ठीक है, जो पेरेंटल पॉपुलेशन है वहाँ से कुछ इंडिविजुअल्स वहाँ से निकल जाएंगे और एक अपनी न्यू हैबिटेट बना लेंगे, अपनी एक न्यू कॉलोनी बना लेते हैं, उसे हम फाउंडर इफेक्ट कहते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ फ्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम अ पेरेंटल पॉपुलेशन colonize new habitats, they do not carry all the gene pool of their parental population. वो तमाम जो पेरेंटल पॉपुलेशन थी उसके जीन पूल को वो साथ नहीं लेके जाएंगे. जीन पूल यानी कि कलेक्शन है उनकी जो, ठीक है, वहाँ पे जितनी भी कलेक्शन है जीन्स की, उनको जितनी भी पॉपुलेशन है उसको वो साथ नहीं लेके जाएंगे, उसमें से कुछ निकलेंगे. ठीक है, और अपनी एक न्यू कॉलोनी बना लेंगे, वो फाउंडर इफेक्ट कहलाता है. और जैसे एग्जाम्पल की बात करें, द फाउंडिंग इंडिविजुअल्स डेवलप न्यू कॉलोनी, इट हैज़ डिस्टिंक्टिव जेनेटिक मेकअप, इट हैज़ फॉर लेस वेरिएशन दैन द लार्जर पॉपुलेशन. अब जब वो न्यू कॉलोनी बनाते हैं तो उसका जो जेनेटिक मेकअप है उसमें भी वेरिएशन आ जाएगी. तो वो जो वेरिएशन आ जाएगी वो पॉपुलेशन जो उसकी पेरेंटल पॉपुलेशन थी उससे थोड़ा वो डिफरेंट होंगी. तो इसको हम फाउंडर इफेक्ट कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल द डंकर्स एक ट्राइब कह सकते हैं आप ऑफ ईस्टर्न पेंसिल्वेनिया, एन एग्जाम्पल ऑफ फाउंडर इफेक्ट. दे इमिग्रेटेड फ्रॉम जर्मनी टू यूनाइटेड स्टेट्स अर्ली इन दी 18th सेंचुरी. अब क्या हुआ था कि यहाँ से ये माइग्रेट कर गए थे, ये जो कबायली लोग होते हैं, ठीक है, जो कबीले वगैरह में रहते हैं उनको ट्राइब बोलते हैं. तो वो जो डंकर्स थे, ये उनका नाम है, वो जो डंकर्स थे वो
यहाँ से ईस्टर्न पेंसिल्वेनिया से कहाँ पर माइग्रेट कर गए? दे मिग्रेट फ्रॉम जर्मनी टू द यूनाइटेड स्टेट्स अर्ली इन द 18th सेंचुरी। वो जर्मनी से यूनाइटेड स्टेट में माइग्रेट कर गए, ठीक है। जर्मनी में ही एक जो है ये ईस्टर्न पेंसिल्वेनिया जो है ये जर्मनी में है, ये यहाँ से यूनाइटेड स्टेट में चले गए। वहाँ पे इन्होंने जाके कोई शादी वगैरह नहीं की ड्यू टू रिलीजियस रीजंस, ठीक है। जैसे क्यों नहीं की? इसलिए क्योंकि इनका जो ब्लड टाइप थी जो इन पॉपुलेशन में देखी गई थी वो ABC थी। हम मोस्टली AB देखते हैं, O देखते हैं, लेकिन इनकी कुछ ऐसी ट्रेड्स थी जिनमें इनकी ब्लड टाइप जो थी वो ABC थी। तो इनमें जो जीन फ्रीक्वेंसीज थी वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। अब जब इन्होंने वहाँ से कुछ इंडिविजुअल जो है जर्मनी से यूनाइटेड स्टेट में आ गए, तो वहाँ की जो पॉपुलेशन थी उनसे जो अब जर्मनी की पॉपुलेशन से जो यूनाइटेड स्टेट की पॉपुलेशन है उसमें वेरिएशन आ गई, ठीक है। उसकी जीन्स और उसकी जीन्स में थोड़ी तब्दीली आ गई। इस तरह एवोल्यूशन हुई, इस तरह मैकेनिज़्म हम कहते हैं कि एवोल्यूशन का मैकेनिज़्म इस तरह आगे हुआ, कंटिन्यू हुआ और डाइवर्सिटी आती गई। इट इज़ बिलीव दैट जेनेटिक ड्रिफ्ट अ चांस इज रिमूव सर्टेन जीन्स फ्रॉम द फाउंडिंग इंडिविजुअल्स ऑफ द पेनिसिल्वेनिया डंकर पॉपुलेशन। अब पेंसिल्वेनिया डंकर जो थे, जो हम कह रहे हैं कि अब ये बिलीव था कि जेनेटिक ड्रिफ्ट या फिर कोई रिमूव सर्टेन जीन्स फ्रॉम द फाउंडिंग इंडिविजुअल्स। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट में हम कहते हैं चांस हो सकता है कि अचानक से कोई चेंज आ जाता है, तो उसमें से कुछ जीन्स रिमूव हो गई या कुछ समटाइम या फिर ऐड भी हो सकती हैं। तो वो जो इंडिविजुअल्स हैं, जो फाउंडिंग इंडिविजुअल्स हम उनको कह रहे हैं जो वहाँ से माइग्रेट करके आए, ठीक है। तो उनमें जो है वो काफ़ी चेंजिंग्स आ गई। दोनों अब जो इलाके, आप समझें कि एक इलाका है, उस इलाके से वो दूसरे इलाके में चले जाते हैं, तो वहाँ पे दोनों इलाके के जो लोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती है। जैसे हम अगर लैंग्वेज की बात करें ह्यूमंस में, तो जैसे अगर पंजाब की बात करें या फिर हम सिंध की बात करें तो लैंग्वेज में बहुत फ़र्क होता है। अगर आप पंजाब से सिंध में चले जाते हैं तो आप वहीं की चीज़ें कुछ अडॉप्ट कर लेंगे, आप बहुत सी चीज़ें वहाँ की सीख लेंगे। तो यही आप इसमें कॉन्सेप्ट समझ लें, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द डंकर्स हैव डिफरेंट जीन्स फ्रीक्वेंसीज दैन द जर्मन डंकर्स। तो जो जनरेशन थी, जो नेक्स्ट जनरेशन थी डंकर्स की, जो वहाँ से आगे हुई, जो यूनाइटेड स्टेट में नेक्स्ट जनरेशन हुई, उस जनरेशन से अब ये नहीं आपने सोचना कि जो इंडिविजुअल आए थे उनकी जीन्स वहाँ पे आके चेंज हो गई। उससे जो नेक्स्ट जनरेशन बनी है उस जनरेशन की जीन्स उस जर्मन डंकर्स से चेंज होंगी। नेक्स्ट हमारे पास इफेक्ट है बोटल नेक इफेक्ट। बोटल नेक इफेक्ट हम कहते हैं अ जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑन अ पॉपुलेशन विच हैज़ बिन ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड बाय डिजास्टर इज कॉल्ड बोटल नेक इफेक्ट। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट इसको कहा जाता है कि एक पॉपुलेशन है उसमें कोई हादसा पेश आ जाता है, जैसे कोई अर्थक्वेक आ जाता है, कोई डिज़ास्टर आ जाता है, उसकी वजह से वो जो पॉपुलेशन है वो रिड्यूस हो जाए, उसकी रिडक्शन हो जाए, वो ख़त्म हो जाए, कम हो जाए, इसको बॉटल नेक इफेक्ट कहते हैं। बॉटल नेक इफेक्ट में रिडक्शन हो रही है और वहाँ पे जो फाउंडिंग इफेक्ट था उसमें क्या हुआ था कि इंडिविजुअल एक पेरेंटल पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में ही नहीं दूसरी जगह पर वो मूव कर जाते हैं और एक नई कॉलोनी बना लेते हैं, ठीक है। तो अब बॉटल नेक इफेक्ट की एग्जांपल, तो ये मैं आपको कह रही थी कि जिस तरह ये डायग्राम्स है, आप जिस तरह ये लाइन की डायग्राम है, आप इसको तो नहीं बनाएंगे, तो आप इसको एग्जांपल जो हैं आप इनको पेपर में कोट कर सकते हैं कि ये एग्जांपल्स इसमें आती हैं, ठीक है। ये वाली डायग्राम आसान है, ये आप बना सकते हैं। अब ये बॉटल नेक इफेक्ट में जैसे कि ये हमारे पास एक पेरेंटल पॉपुलेशन है, अब यहाँ पे बॉटल नेक इफेक्ट में क्या हुआ कि ड्रास्टिक रिडक्शन इन पॉपुलेशन, ठीक है। ड्रास्टिक रिडक्शन यानी कि कोई भी आप कह लें कि कोई हंगामी सूरत हाल हो सकती है, ड्रास्टिक उसे कहते हैं। तो उसकी वजह से जो कुछ इंडिविजुअल थे, बाकी इंडिविजुअल जो हैं वो अब ख़त्म हो गए, जो कुछ थे जो सर्वाइव किए, ये सर्वाइविंग इंडिविजुअल्स हैं, अब इन्होंने नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस की, ठीक है। अब ये सर्वाइविंग इंडिविजुअल जो हैं अब ये आगे अपनी नेक्स्ट जनरेशन बना लेंगे, ठीक है। तो फिर वो दोबारा से वो कंपनसेट हो जाता है। जैसे कि ये हमारे पास एक लाइन है, चीता है, ठीक है, इट्स चीता। अब यहाँ पे क्या है कि 25 डिफरेंट एलील्स ऑफ अ पर्टिकुलर जीन्स इन अ पॉपुलेशन। अब हम एलील की बात कर रहे हैं कि इसके पास 25 एलील्स थी, ठीक है, ये सारी एलील्स हैं। अब यहाँ पे बॉटल नेक इफेक्ट हुआ, कोई इन्वायरमेंटल अपहेवल हो सकती है, कुछ भी इन्वायरमेंट में हो सकता है, तो सिर्फ ये सर्वाइव हुई। अब इन्होंने आगे जो बॉटल नेक इफेक्ट के बाद जो आगे पॉपुलेशन बनी, इनमें 4 डिफरेंट एलील्स रिमेन। तो जो आगे एलील बनेगी वो यही एलील होंगी और यही आगे फर्दर डिवाइड हुई है और यही आगे जो है वो बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये यहाँ पर बाकी सारी जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं, जो सर्वाइव हुई हैं
जो सर्वाइव हुई हैं वो उन्हीं से आगे जो है बाकी बनेंगी, ठीक है। तो पहले 25 एलील्स थी, बाकी जो हैं वो ख़त्म हो गई, कोई बॉटलनेक इफ़ेक्ट की वजह से, बॉटलनेक इवेंट की वजह से। अब ये जो सर्वाइव है इन्होंने ही आगे अपनी एलील्स बना ली। अब जो ख़त्म हो गई वो दोबारा इनमें शामिल नहीं है, जो सर्वाइव की हैं वही आगे डबल ट्रिपल हुई हैं। तो ये बॉटलनेक इफ़ेक्ट है। अब आगे इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। चीता पॉपुलेशन इन साउथ एंड ईस्ट अफ्रीका आर इंडेंजर्ड। जैसे चीते पॉपुलेशन की बात करते हैं, इट्स चीता नॉट चीते। तो चीता पॉपुलेशन की बात करें तो जैसे कि साउथ और ईस्ट अफ्रीका में हम बात करें तो ये इंडेंजर्ड हो चुके हैं, ठीक है, ठीक है, ऑलमोस्ट इंडेंजर्ड है। आई होप आपको इंडेंजर्ड का पता है, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ का भी पता होगा। अब द डिप्लीटेड पॉपुलेशन हैव रिड्यूस जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है, तकरीबन ये ख़त्म हो चुके हैं। अब यहाँ पे इंडेंजर्ड हम कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट जो है ये ख़त्म होने वाले हैं। तो अब इनको, इनकी पॉपुलेशन को जो रिडक्शन हो रही है, इनकी पॉपुलेशन को कैसे हम रीस्टोर कर सकते हैं, तो इस बॉटलनेक इफ़ेक्ट की वजह से रीस्टोर कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम नॉर्दर्न एलिफेंट सील की बात करें, ये भी एक एग्जांपल है बॉटलनेक इफ़ेक्ट की। दे वर हंटेड टू नियर एक्सटिंक्शन इन द लेट 1800। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो एलिफेंट सील है, ठीक है, एलिफेंट सील भी जो है इसका भी शिकार हुआ और ये भी तकरीबन ख़त्म होने वाला है। ये तकरीबन ख़त्म होने के करीब है, ठीक है, लेट 1800 में तकरीबन ख़त्म होने के करीब थे। लॉ वाज इनेक्टेड इन 1922 टू प्रोटेक्ट द सील। उसके बाद 1922 में एक लॉ जो है इनेक्टेड हुआ और उसमें इस लॉ में ये था कि इन सील को प्रोटेक्ट किया जाए क्योंकि वो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, तकरीबन ख़त्म हो गए थे। नो, देयर पॉपुलेशन इज़ ग्रेटर देन 1 लाख इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो अब इसकी जो पॉपुलेशन है तकरीबन पहले वो ख़त्म होने वाले थे, लेकिन उसको बॉटलनेक इफ़ेक्ट की वजह से दोबारा से रीस्टोर किया गया, उस लॉ की मदद से इनको प्रोटेक्ट किया गया, ठीक है। तो अब इनकी इंडिविजुअल्स की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 1 लाख इंडिविजुअल्स हैं, ग्रेटर देन 1 लाख इंडिविजुअल्स, बट दे हैव लो जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन। लेकिन इनकी जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है वो लो है, पहले जो थे उनसे इनकी जेनेटिक वेरिएबिलिटी लो होगी। तो ये जो इफ़ेक्ट है बॉटलनेक, ये अभी तक कंट्रोवर्शियल है कि अभी तक आप कह सकते हैं कि इसको कोई हतमी नताइज नहीं है इसके। कुछ जो है वो ये कहते हैं कि बॉटलनेक इफ़ेक्ट जो है वो डिक्रीज़ करता है जेनेटिक डाइवर्सिटी को, लेकिन कुछ कहते हैं कि ये इंक्रीज़ करता है। वो इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस होती है इनको ये स्टैंड नहीं कर सकते, उनके साथ ये नहीं चल सकते, तो इस वजह से ये एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो कुछ कहते हैं कि इसकी वजह से जेनेटिक डाइवर्सिटी हाई हो गई, कुछ कहते हैं डिक्रीज़ हो गई, तो इसलिए ये अभी तक कंट्रोवर्शियल है। Recent evidence indicates the population of cheetah has high genetic diversity, but lions and spotted hyenas prey on cheetah cubs. अब यहाँ पे ये क्या है कि चीता क्यूब्स और जो हाइनाज हैं इनकी अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करें, हाइनाज जो स्पॉटेड हाइनाज हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया है कि जो चीता है इनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी हाई है एज कम्पेयर टू लायंस, ठीक है, एंड दे प्रे ऑन चीताज, देयरफॉर दे आर बिकम एक्सटिंक्ट, इसलिए ये जो है एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। Most evolutionary biologists agree that over evolutionary time frames and high genetic diversity reduce the chances of extinction. अब कुछ एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट इस बात पर भी एग्री करते हैं कि ये जो एवोल्यूशनरी टाइम फ्रेज है या फिर हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी, इसकी वजह से जो चांसेस ऑफ एक्सटिंक्शन है वो भी कम हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जीन फ्लो। जीन फ्लो भी एक मैकेनिज्म है एवोल्यूशन का। व्हाट इज़ द जीन फ्लो? Changes in gene frequency due to migration of individuals are called gene flow. What is changes? मेरे मुंह से chances निकलने लगा था, but it's changes. तो changes in gene frequency due to migration of individuals. Gene flow हम कहते हैं कि gene frequency में change हो जाता है, वो इसलिए कि वो जो individuals हैं वो migrate कर जाते हैं. The Hardy-Weinberg theorem assumes that there is no immigration and emigration. हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम ने कहा था कि ना तो इमिग्रेशन होगी ना इमिग्रेशन। अब इमिग्रेशन और इमिग्रेशन में क्या डिफरेंस है? जो आई से इमिग्रेशन है, इट्स मीन्स दैट नो इंडिविजुअल एंटर अ पॉपुलेशन फ्रॉम द आउटसाइड, कि कोई भी इंडिविजुअल बाहर से उस पॉपुलेशन में दाखिल नहीं होगा। एंड
जो ई से है इमिग्रेशन, इसका क्या मतलब है कि नो इंडिविजुअल लीव अ पॉपुलेशन, कि कोई भी इंडिविजुअल उस पॉपुलेशन से बाहर नहीं जाएगा। इमिग्रेशन और एमिग्रेशन जो है ये हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को अपसेट करती हैं। दे काज चेंजेस इन जीन फ्रीक्वेंसी, इनकी वजह से जीन फ्रीक्वेंसी जो है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आती हैं। सम नेचुरल पॉपुलेशन डू नॉट हैव सिग्निफिकेंट जीन फ्लो बट मोस्ट पॉपुलेशन हैव सिग्निफिकेंट जीन फ्लो। कुछ ऐसी पॉपुलेशन है जिनमें सिग्निफिकेंट जीन फ्लो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी पॉपुलेशन है कि उनमें सिग्निफिकेंट जीन फ्लो मौजूद होता है। तो चेंजेस इन जीन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल आर कॉल्ड जीन फ्लो, कि जीन फ्रीक्वेंसी में कोई भी तब्दीली आ जाती है किसकी वजह से, उन इंडिविजुअल्स के माइग्रेशन की वजह से, तो ये जीन फ्लो कहलाता है। नेक्स्ट है म्यूटेशन, एंड व्हाट इज द म्यूटेशन? चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ जीन एंड क्रोमोसोम आर कॉल्ड म्यूटेशन। अब हम म्यूटेशन इसको कहते हैं कि हमारे जो स्ट्रक्चर है जीन्स का या फिर क्रोमोसोम, हमारा जो डीएनए है, ठीक है, जिसमें हमारे डीएनए में म्यूटेशन हो जाती है, इसी तरह एनिमल्स के भी डीएनए, उनके जीन्स, उनके क्रोमोसोम, उनमें म्यूटेशन हो जाती है, उसको जो है हम म्यूटेशन बोल रहे हैं। यानी कि उसमें म्यूटेशन हो जाती है कि क्या मतलब है कि उसमें चेंजिंग्स आ गई हैं, उसके जीन्स में, उसके डीएनए में कोई चेंजिंग्स आ गई हैं, वो म्यूटेशन कहलाती है। अब हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम ने क्या कहा था कि नो म्यूटेशन अकर, उसमें कहा था कि म्यूटेशन अकर नहीं होगी और म्यूटेशनल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट इन दी पॉपुलेशन। हाउएवर म्यूटेशन आर अ फैक्ट ऑफ लाइफ, लेकिन म्यूटेशन जो है ये फैक्ट है लाइफ का। म्यूटेशन की वजह से न्यू स्पीशीज़ जो है उनका ओरिजिन होता है। अगर म्यूटेशन नहीं होगी तो न्यू स्पीशीज़ ओरिजिन नहीं होगा, लेकिन अगर म्यूटेशन होगी, तब्दीलियाँ आएंगी जीन और क्रोमोसोम में, तो एक नई स्पीशी बनेगी, एक नई जीन बनेगी, ठीक है। तो इसकी वजह से वेरिएशन होगी, इसकी वजह से एवोल्यूशन होगी। तो म्यूटेशन काउंटर्स द लॉस ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम नेचुरल सिलेक्शन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट, इट इंक्रीज द चांसेस ऑफ वेरिएशन इन द पॉपुलेशन। तो म्यूटेशन की वजह से क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल समटाइम लॉस भी हो सकता है, समटाइम उसमें कोई चीज़ ऐड भी हो सकती है। तो म्यूटेशन जो है ये एक है, इसकी वजह से जो चांस ऑफ वेरिएशन है पॉपुलेशन में वो इंक्रीज़ हो जाता है। म्यूटेशन की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे कि म्यूटेशन रैंडम हो सकती है, म्यूटेशन समटाइम यूज़फुल भी हो सकती है, समटाइम म्यूटेशन हार्मफुल भी हो सकती है, ठीक है। तो इसकी के फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। कुछ म्यूटेशन ऐसी हैं वो डिलीटरियस होती हैं, कुछ म्यूटेशन ऐसी है कि न्यूट्रल होती हैं, कि उसमें हर चीज़ न्यूट्रल हो जाती है। और डिलीटरियस में क्या होता है कि कुछ ऐसी हैं कि उसमें से कोई चीज़ डिलीट हो जाती है, और कुछ ऐसी हैं कि उसमें कुछ चीज़ ऐड हो जाती है। तो ये सारी में आती हैं, ठीक है। तो सम म्यूटेशंस आर हार्मफुल इन वन इन्वायरमेंट बट हेल्प एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन अनदर इन्वायरमेंट। कुछ म्यूटेशन ऐसी हैं कि वो एक इन्वायरमेंट में तो हार्मफुल होती है, लेकिन दूसरे इन्वायरमेंट में वो यूज़फुल होती हैं, कि वो दूसरे इन्वायरमेंट में वो ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं या दूसरे ऑर्गेनिजम्स की हेल्प कर सकते हैं उनके सर्वाइवल में। अब बट व्हाट इज़ द म्यूटेशनल इक्विलिब्रियम? म्यूटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? A case in which mutation from the wild type allele to a mutant form is balanced by mutation from the mutant back to the wild type is called mutational equilibrium। अब इसमें क्या होता है कि हमने म्यूटेशन की बात की थी कि म्यूटेशन की वजह से जो वाइल्ड टाइप एलील है वो म्यूटेंट फॉर्म में हो जाती है कन्वर्ट। तो क्या होता है कि फिर वो म्यूटेंट फॉर्म जो है वो वाइल्ड टाइप में दोबारा से आ जाती है, इस तरह वो बैलेंस हो जाती है कि एक वाइल्ड टाइप टू म्यूटेंट फॉर्म जो है वो बैलेंस हो जाएगी किससे? म्यूटेंट बैक टू दी वाइल्ड टाइप। तो ये म्यूटेशन इक्विलिब्रियम है कि इनके दोनों जगह पे वो चीज़ इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है। इट गिव्स दैट सेम एलेलिक फ्रीक्वेंसीज एज वाज विदाउट म्यूटेशन, उनकी एलेलिक फ्रीक्वेंसीज भी सेम होंगी। सम टाइम जो म्यूटेशनल इक्विलिब्रियम है वो रेयरली एग्जिस्ट होता है, ठीक है, ज़्यादातर नहीं होता। अगर हम म्यूटेशन प्रेशर की बात करें तो व्हाट इज़ द म्यूटेशन प्रेशर? द मेजर ऑफ द टेंडेंसी फॉर जीन फ्रीक्वेंसीज टू चेंज टू म्यूटेशन इज कॉल्ड म्यूटेशन प्रेशर। अब ये जितनी भी जीन फ्रीक्वेंसीज हैं, इनमें जितनी भी चेंजिंग्स आ रही हैं म्यूटेशन के दौरान, उन मेजरमेंट को हम म्यूटेशन प्रेशर कहते हैं। तो ये हमने जो है अपने इस लेक्चर में जितने भी एवोल्यूशनरी मैकेनिज़्म है इसको देखा है कि कौन कौन सी मैकेनिज़्म है जिनकी वजह से एवोल्यूशन हो सकती है। और यहाँ पर हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम जो है वो यहाँ पर अज्यूम नहीं करता, यहाँ पर हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम का कोई काम नहीं है, उसके अलग अजम्पशंस से एवोल्यूशन के एक अलग अजम्पशंस हैं। तो इट्स ऑल अबाउट एवोल्यूशनरी मैकेनिज़म्स।